हेलो दोस्तों, आज हम लोग शुरू करेंगे एनसीईआरटी क्लास 9 की 5th चैप्टर इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 5.1। इसके पहले की वीडियो में हम लोगों ने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन समझा है बहुत डिटेल में। जो लोग अभी इसको शुरू करने जा रहे हैं वो लोग पहले वो वीडियो देख लें तो आपको ये एक्सरसाइज और क्लियर होगी, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ठीक, इसके पहले इंट्रोडक्शन का थोड़ा सा ब्रीफ बता देता हूँ। उसमें हम लोगों ने देखा था यूक्लिड साहब के एग्जाम्स, पोस्टुलेट और डेफिनेशन डिफाइन करते समय जब हम किसी चीज़ की कोई डेफिनेशन बताते हैं तो उसमें कुछ चीज़ें क्या हो जाती हैं, हमारी अनडिफाइंड रह जाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम मान लीजिए पॉइंट को डिस्क्राइब करते हैं तो पॉइंट क्या होगा, अ पॉइंट इज़ विच दैट हैज़ नो पार्ट। ठीक है, पॉइंट एक ऐसी चीज़ होती है जिसे कोई पार्ट नहीं होता, जिसे फर्दर फ्रेगमेंट नहीं किया जा सकता। तो अब इसमें एक अनडिफाइंड टर्म क्या हो गया, हमारा पार्ट हो गया। ठीक है, ऐसी तमाम चीज़ें जिन्हें हम डिस्क्राइब करते हैं तो कुछ चीज़ें क्या हो जाती हैं, अनडिफाइंड होती हैं। इन्हें हम क्या कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं। और इन्हों को क्या कहते थे हम, एग्जाम्स कहते थे। एग्जाम और पोस्टुलेट दोनों क्या होती हैं, एज्यूम्ड होती हैं। लेकिन जो एग्जाम्स होती हैं वो क्या होती हैं, हमारी एप्लीकेबल टू जनरल मैथमेटिक्स होती हैं या जनरल वर्ड। जैसे इफ टू थिंग्स आर इक्वल टू द सेम थिंग देन दे विल बी इक्वल टू ईच अदर। ठीक है, यानी कि अगर कोई दो चीज़ें अलग अलग किसी तीसरी चीज़ के क्या हैं, इक्वल हैं, तो वो आपस में भी इक्वल होंगी। जैसे राम की उम्र 15 साल और श्याम की उम्र भी 15 साल, तो राम और श्याम की उम्र आपस में इक्वल होगी। या राम के पास श्याम के बराबर पैसे हैं और घनश्याम के पास भी श्याम के बराबर पैसे हैं, तो राम और श्याम के पैसे आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, तो ये एप्लीकेबल टू जनरल वर्ड, तो ये एग्जाम्स होते हैं। हमने 7 एग्जाम्स पढ़ा था कि दो चीज़ें अगर आपस में इक्वल हैं किसी तीसरी चीज़ के तो वो आपस में भी इक्वल होंगी। या इक्वल्स की अगर कोई चीज़ आपस में हाफ करी जाएंगी तो वो आपस में इक्वल होंगी। इक्वल्स को ट्वाइस किया जाएगा तो वो भी आपस में इक्वल होगा। ठीक है, थिंग्स विच कोइंसाइड ईच अदर आर इक्वल, है ना। एक एग्जाम्पल दिया था आपको, एक एनसीईआरटी की बुक मैथ्स की, एक साइंस की, दोनों को ऊपर रख के कोइंसाइड किया। कोइंसाइड का इक्वल का मतलब क्या होता है, जब दो फिगर आपस में कोइंसाइड करते हैं तो वो इक्वल होते हैं, तो उनके डायमेंशंस क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। ठीक, ये एग्जाम्स हमने कुछ पढ़े थे। इसी तरीके से पोस्टुलेट पढ़े थे, जिसमें पहला पोस्टुलेट क्या था, क्या स्ट्रेट लाइन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट। ठीक, और दूसरा क्या था, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी एक्सटेंडेड इंडेफिनेटली इन बोथ साइड। इसमें इस तरह हमने पढ़ा था। इसमें 5th पोस्टुलेट बहुत इंपॉर्टेंट था, जिसमें क्या कहता था कि अगर दो स्ट्रेट लाइन है, उन पर कोई स्ट्रेट लाइन फॉल कर रही है, तो जिस तरफ के इंटीरियर एंगल्स का सम 180 से ज़्यादा होगा उस तरफ वो लाइन क्या होगी, कहीं बढ़ाने पर आपस में मिल जाएगी। ये 5th पोस्टुलेट था। ठीक, इसी तरीके से हमने डेफिनेशन देखी थी लाइन की सरफेस की। ये इंट्रोडक्शन की क्लास में बहुत डिटेल में हो चुका है, उसे जाकर देख लीजिए आप लोग, तो आपको ये एक्सरसाइज और क्लियर हो जाएगी। ठीक है, बहुत अच्छे से। अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं आज एक्सरसाइज 5.1 न्यू पैटर्न के हिसाब से एनसीईआरटी की। इसमें पहले पार्ट में 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं। हमें बताना है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स एंड इफ ट्रू और फॉल्स गिव योर रीजंस। ठीक है, हमें बताना है कि ये जो स्टेटमेंट दिए हुए हैं ये ट्रू हैं कि फॉल्स हैं, और जो भी हो उसे अपनी रीजनिंग उसे आपको बताना है कि किस बिहाफ पर है। ठीक, पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। जो लोग इंट्रोडक्शन देख चुके हैं वहाँ बहुत क्लियरली बताया जा चुका है कि अगर ये कोई सिंगल पॉइंट बनाया जाए, मान लीजिए यहाँ पे सिंगल पॉइंट, तो देखिए क्या कह रहा है, कह रहा ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। हम यहाँ से लाइन पास करके देखते हैं कितनी लाइन पास हो सकती है। देखिए ये लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है, डेफिनेटली पास हो रही है, और ये लाइन ये भी पास हो रही है, ये लाइन ये भी पास होगी, ये लाइन ये भी पास होगी। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि इनडेफिनेट मैनी लाइंस कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। ठीक है, एक सिंगल पॉइंट से होकर के बहुत सारी लाइन पास हो सकती हैं। और ये किस अकॉर्डिंग, यानी ये क्या हुआ हमारा, ये हुआ ये कह रहा था कि ओनली वन लाइन, और हमने क्या देखा, कई लाइन, यानी ये क्या होगा, फॉल्स होगा। और क्यों होगा, बाई पोस्टुलेट 1। यूक्लिड का जो पोस्टुलेट 1 है वो कहता है कि स्ट्रेट लाइन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ठीक है, यानी कि उसको थोड़ा जनरलाइज करेंगे तो ये हो सकता है कि किन्हीं दो डिस्टिंक्ट पॉइंट से क्या हो सकते हैं, हमारी एक सिंगल लाइन पास होती है। यानी अगर 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट है तब सिंगल लाइन, लेकिन अगर एक सिंगल पॉइंट दिया हुआ है तो उससे क्या होंगी, बहुत सारी लाइन पास हो सकती हैं। ठीक है, तो ये बाई पोस्टुलेट फर्स्ट, जिससे हमें पता है क्या है कि 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट से एक सिंगल लाइन पास होती है और सिंगल से कई सारी, तो इसलिए ये फॉल्स होगा क्योंकि इसमें उल्टा कह रहा था। ठीक, तो ये फॉल्स होगा बाय पोस्टुलेट 1। सेकंड देखिए, कह रहा देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस विच पास थ्रू टू
डिस्टिंक्ट पॉइंट। अभी आपको मैंने पहले वाले में ही समझाया, क्या समझाया कि टू डिस्टिंक्ट पॉइंट से हो करके सिर्फ और सिर्फ क्या होगी, एक सिंगल लाइन पास हो सकती है, यानी कि ये भी क्या होगा हमारा फॉल्स होगा बाई पोस्टुलेट 1। यूक्लिड के पोस्टुलेट 1 से ही ये भी क्या होगा हमारा फॉल्स होगा। ठीक, ये इंट्रोडक्शन में भी समझाया गया है कि टू डिस्टिंक्ट पॉइंट से एक सिंगल लाइन ही पास होगी, क्योंकि अगर मान लीजिए लाइन एल हम ऐसे पास कर दें और एक एम को हम सोचें कि ऐसे पास कर दें, अगर किसी के दिल में आ रहा हो तो ये समझ लीजिए कि ये स्ट्रेट लाइन एम नहीं होगी, क्योंकि एम क्या हो गई यहाँ पे इंक्लाइंड हो गई है। ठीक है, तो टू डिस्टिंक्ट पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल लाइन ही पास होती है। और यहाँ पे क्या कह रहा था हमारा, कह रहा कि इनफाइनाइटली मैनी लाइंस पास हो सकती हैं ये, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये भी फॉल्स हो गया बाय पोस्टुलेट 1। ठीक है, पोस्टुलेट सब पढ़ लीजिए एक बार। पोस्टुलेट 1 कहता है कि अ स्ट्रेट लाइन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ठीक, यानी आज के सिनेरियो में थोड़ा जनरलाइज करेंगे, इसको सब पोस्टुलेट भी कहते हैं। तो आप कहेंगे कि अ सिंगल लाइन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। ठीक, तो ये भी फॉल्स होगा बाय पोस्टुलेट 1। थर्ड देखिए, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनफाइनाइटली ऑन बोथ साइड। ये सीधे सीधे उठाकर आपको क्या दे दिया है, पोस्टुलेट सेकंड ही दे दिया। ये यूक्लिड का पोस्टुलेट सेकंड से, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू होगा। और रीज़न क्या है, बाई पोस्टुलेट सेकंड। यूक्लिड का पोस्टुलेट सेकंड ये कहता है कि अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली। ठीक है, देखिए जब उस ज़माने में यूक्लिड साहब बता रहे थे तब तो चीज़ें डिफाइन थी नहीं। ठीक है, तो उन्होंने टर्मिनेटेड लाइन कही थी। जो टर्मिनेटेड लाइन है वही आज की क्या कहलाती है, लाइन सेगमेंट। और लाइन सेगमेंट क्या होता है, अगर ये कोई हमारी पॉइंट ए बी है और यहाँ पे मान लीजिए हम पी ले लें, तो यही ए पी क्या हो जाएगा हमारा लाइन सेगमेंट हो जाएगा। इसे ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है, या ऐसे भी कर सकते हैं, यानी ए पी लिखिए या पी ए लिखिए, यानी किसी लाइन का जो पार्ट होता है, ठीक है, कुछ हिस्सा, कहीं से हम एक स्टार्टिंग पॉइंट से कुछ दूर तक जाएं अगर, तो वो चीज़ क्या कहलाती है हमारी, वही लाइन सेगमेंट कहलाती है। तो अगर ये पूरी लाइन थी मान लीजिए और मैंने सिर्फ इसका इतना ही ड्रॉ किया, ये लाइन सेगमेंट हो गया, तो इसको हम इंडेफिनेटली क्या है दोनों तरफ से बढ़ा सकते हैं। तो ये भी ये ट्रू होगा। और किस रीज़न से होगा, बाई पोस्टुलेट सेकंड। ये सीधे सीधे स्टेटमेंट ही दिया हुआ है पोस्टुलेट सेकंड का जो यूक्लिड साहब ने दिया था। थर्ड हो गया। फोर्थ देखिए, इफ़ टू सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडियाई आर इक्वल। कह रहा है कि अगर दो सर्कल आपस में क्या हो, इक्वल हो। ये हो गया, इसे हटा देते हैं। ठीक, कह रहे हैं इफ टू सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडियाई आर इक्वल। यहाँ इक्वल का क्या मतलब होता है, इक्वल। देखिए ये सर्कल्स आर इक्वल, ठीक, सर्कल इक्वल होने का मतलब ये होता है कि उनके डायमेंशंस क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, वो एक दूसरे को कॉन्साइड करेंगे। अब कॉन्साइड का क्या करने का मतलब होता है, यानी कि अगर इस सर्कल को मैं इस पे रखूँ, ये ए बी है और ये मान लीजिए ए का है, और ये इसको पूरा ढक ले, यानी कि अगर रखने पर ये पूरा एग्जैक्ट इसको कवर कर ले, तब उस केस में हम क्या कहेंगे कि A इज इक्वल टू बी, यानी ये दोनों सर्कल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। और जब इक्वल होंगे तो उनके जो डायमेंशंस होते हैं, डायमेंशंस का मतलब रेडियस, डायमीटर, सरकमफरेंस, एरिया, ये सारी चीज़ें आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो ये किससे हो जाएगा सही, ये हुआ ट्रू बाई एग्जाम, ये यूक्लिड के एग्जाम 4 से ट्रू हो गए। ठीक है, जिसमें वो कहते हैं थिंग्स विच कोइंसाइड आर इक्वल टू ईच अदर। ठीक, इसी चीज़ को इंट्रोडक्शन में इस तरह समझाया गया था, इसीलिए कह रहा हूँ इंट्रोडक्शन की क्लास देख लीजिए। जैसे मान लीजिए ये बुक मेरी मैथ की है, एनसीईआरटी की, और ये एक बुक मेरे पास मान लीजिए साइंस की है। तो अगर मैं इस मैथ की बुक को इस पे रखता हूँ और ये पूरा एग्जैक्टली इसको क्या करे, कॉन्साइड कर ले, ढक ले, तब ये इसके डायमेंशंस यानी इसकी लेंथ, ब्रेथ, एरिया, ये सब क्या होंगे, इस साइंस वाली बुक के इक्वल होंगे। तो यानी कि सर्कल्स क्या है, आपस में इक्वल है, यानी कॉन्साइड कर रहे हैं। तो एग्जाम 4 से हमें पता है कि उनके डायमेंशंस क्या होंगे, इक्वल होंगे। जब डायमेंशंस इक्वल होंगे तो रेडियाई, डायामीटर, सरकमफ्रेंस, एरिया, वो सब भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, इसलिए ट्रू। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट पार्ट का, कह रहा इफ पी ए बी इज इक्वल टू पी क्यू है और पी क्यू इज इक्वल टू क्या है, एक्स वाई है। तो हमें प्रूफ करना है कि ए बी क्या है, एक्स वाई के इक्वल है। ठीक, अभी बताया आपको एग्जाम फर्स्ट फन क्या वन क्या कहता है हमारा यूक्लिड का, कि थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग्स आर इक्वल। यानी कि अगर कोई दो चीज़ें आपस में इक्वल हैं, सपोज करिए ए के पास उतने पैसे हैं जितने घनश्याम के पास हैं,
और बी के पास भी उतने पैसे हैं जितने घनश्याम के पास हैं। घनश्याम के पास सपोज करिए कि 20 हैं, तो ये हम नहीं कह सकते कि ए के पास भी उतना है जितना बी के पास है। क्यों? क्योंकि थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू ईच अदर। तो चूंकि ए बी क्या है हमारा पी क्यू के बराबर है और पी क्यू किसके बराबर है? एक्स वाई के बराबर। यही रिलेशन है कि ए किसके बराबर है? घनश्याम के, और घनश्याम किसके बराबर है? बी के। तो यानी कि ए बी आपस में क्या हो गए? इक्वल हो गए। तो ये हम किससे लिख सकते हैं? ये ट्रू है बाई एग्जाम 1। ठीक, यूक्लिड का एग्जाम 1 यही कहता है कि थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स विल बी इक्वल टू ईच अदर। तो चूंकि ये दोनों चीज़ें क्या है? ए बराबर है घनश्याम के और घनश्याम बराबर है बी के, तो ए और बी आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। क्लियर? ये था ट्रू फॉल्स आपका। क्या है कि आपको बताना है कि गिव अ डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। कुछ टर्म्स दिए हैं, पैरेलल लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस, रेडियाई ऑफ अ सर्कल, लाइन सेगमेंट, ठीक है, स्क्वायर। इनके डेफिनेशन देखना है और कह रहा है कि आर देयर अदर टर्म्स दैट नीडेड टू बी फर्स्ट, व्हाट आर दे एंड हाउ माई टू डिफाइन। कह रहा है कि जो चीज़ें इन्हें डिफाइन करिए, परपेंडिकुलर लाइन, पैरेलल लाइंस, लाइन सेगमेंट, ठीक है, और क्या इन्हें डिफाइन करने में किन्हीं और चीज़ों को डिफाइन करने की ज़रूरत हमें पहले पड़ेगी? अगर है तो वो आप कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए, जब यूक्लिड साहब बता रहे थे तो उन्होंने जब एग्जाम पोस्टुलेट लिया तो उन्होंने बताया था कि कुछ चीज़ें किसी भी चीज़ को डिफाइन करने में क्या रह जाएंगी? अनडिफाइंड रह जाएंगी। जैसे वो पार्ट को डिफाइन करते हैं तो पॉइंट रह जाती है। ठीक, लाइन्स आर सेड टू बी पैरेलल इफ़, पहला, दे आर कोप्लेनर और दे आर नॉट इंटरसेक्टिंग। देखिए इंटरसेक्टिंग, इसमें 2-3 वर्ड्स आ गए हमारे। ठीक है, जैसे अगर बात करें तो लाइंस की, तो लाइन तो डिफाइन नहीं करें, लेकिन फिर भी मान लीजिए ये हो गया, कोप्लेनर हो गया और इंटरसेक्टिंग। यही 3 पॉइंट्स तो हैं जो आपको नहीं समझ में आ रहे होंगे। तो लाइंस क्या होता है? ठीक है, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन। ठीक, ये होता है लाइन। लाइन क्या होती है? कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन। ठीक, कैसी? ये स्ट्रेट लाइन, कलेक्शन ऑन अ पॉइंट इन अ प्लेन। ठीक, तो ये हो गया लाइंस। ठीक, और वो पहले लाइंस में हम डिफाइन भी करेंगे। अब देखिए, कोप्लेनर क्या होता है कि थिंग्स विच आर इन अ सेम प्लेन। सेम प्लेन का क्या मतलब होता है? जैसे ये आपका एक प्लेन है, ठीक है, और दूसरा प्लेन मान लीजिए ये, या ये मान लीजिए, ठीक है, तो क्या हो? सेम प्लेन पर हो। जैसे इस पे ये हो तो दूसरी भी क्या हो? इसी पर हो। ऐसा नहीं कि दूसरी यहाँ कहीं हो या इस टाइप से हो। फिर कह रहा है दे आर नॉट इंटरसेक्टिंग, और उन्हें आपस में क्या होना चाहिए? इंटरसेक्ट नहीं होना चाहिए। तो इंटरसेक्टिंग की क्या डेफिनेशन होती है? देख लीजिए, इंटरसेक्टिंग का मतलब ये होता है कि 2 लाइन्स आर सेड टू बी इंटरसेक्टिंग लाइन्स इफ दे हैव 1 पॉइंट इन कॉमन। क्योंकि इंटरसेक्ट होने के लिए, देखिए ये 2 लाइन आपस में इंटरसेक्ट हो रही हैं, तो एटलीस्ट 1 पॉइंट, ये पॉइंट क्या है? इन दोनों लाइन में कॉमन आएगा। क्योंकि मैंने क्या बताया, लाइन्स क्या होती हैं? कलेक्शन ऑफ पॉइंट, यानी ये है, और इधर से भी ये कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है, ये हैं। तो एक पॉइंट एटलीस्ट जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? टच कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो क्या होगा? दोनों में कॉमन होगा। तो कोप्लेनर मतलब हैविंग द सेम प्लेन, लाइंस बता दिया मैंने, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। और इंटरसेक्टिंग का मतलब 2 लाइंस आर सेड टू बी इंटरसेक्टिंग इफ दे हैव एटलीस्ट 1 पॉइंट इन कॉमन। ठीक, तो ये पहला लाइन की डेफिनेशन हो गई, कोप्लेनर होना चाहिए और उन्हें इंटरसेक्ट नहीं होना चाहिए। ठीक, ये तो डेफिनेशन है। अब और थोड़ा समझ लीजिए, पैरेलल लाइंस के बीच की दूरी जो है वो हर जगह क्या होता है? हर पॉइंट पे सेम होती है। आप चाहे इसे इंडेफिनेटली कितना भी बढ़ा दीजिए, जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि अलाइन कैन बी इंक्रीज ऑन बोथ साइड इंडेफिनेटली। तो इनको कहीं पे भी बढ़ाने पर, कितनी भी दूर, जितनी आपकी सामर्थ्य बढ़ाते चले जाइए, ये कहीं भी एक दूसरे को मिलेंगे नहीं। इनके बीच की दूरी जो होती है वो हमेशा क्या होती है? सेम होती है। जैसे रेल की पट्टियाँ इसी तरह से बनाई जाती हैं, ठीक है, उनकी डिस्टेंस हर पॉइंट पर क्या होती है? सेम होती है। ठीक, तो दे आर कोप्लेनर लाइंस विच नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक, ये किसकी डेफिनेशन थी? ये पैरेलल लाइंस था। देखिए, ये हमने लिख दिया परपेंडिकुलर लाइंस। ठीक है, परपेंडिकुलर लाइंस क्या होता है? परपेंडिकुलर लाइंस क्या कह रहा है कि 2 लाइंस आर सेड टू बी परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर को दिखाते हैं, ठीक है। 2 लाइंस आर सेड टू बी परपेंडिकुलर इफ दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। क्या बातें हैं? इंटरसेक्ट हम लोग पिछले वाले में समझ चुके हैं, वो समझने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें क्या अनडिफाइंड टर्म आया? राइट एंगल। अब राइट एंगल क्या होता है? राइट एंगल क्या होता है समझ लीजिए, सबको पता ही होगा, लेकिन फिर भी चूंकि डिफाइन करना है तो एंगल विच हैज़ इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री के इक्वल एंगल जो होता है वो क्या कहलाता है? हमारा राइट एंगल। जैसे ये एक लाइन एल हो, ये एक लाइन एम हो, और ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें कितने पर? इस तरीके से इंटरसेक्ट करें कि वहाँ जो एंगल फॉर्म हो रहा हो वो क्या हो? 90 डिग्री। ये पोस्टीरियर फिफ्थ में भी हमने समझा है राइट एंगल क्या होता है इंट्रोडक्शन में।
तो अगर दो लाइंस एक दूसरे को इस तरीके से मिले या इंटरसेक्ट करें कि जो उनके बीच का एंगल फॉर्म हो रहा हो वो क्या हो, 90 डिग्री हो, तो वही क्या कहलाता है, परपेंडिकुलर लाइंस कहलाती हैं। ठीक, शर्त ये है कि वो दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री पर मिलनी चाहिए, यानी राइट एंगल पर मिले तो वो लाइंस क्या कहलाती हैं, परपेंडिकुलर लाइंस कहलाती हैं। ठीक, पैरेलल लाइंस हमने पढ़ा जो कभी नहीं मिलती हैं, एक प्लेन में होती हैं, जिनके बीच की डिफरेंस क्या होती है, सेम होती है, वो पैरेलल लाइन, और परपेंडिकुलर लाइन जो लाइन एक दूसरे को कितने पर मीट करती हैं, 90 डिग्री पर। क्लियर। अब देखिए ये लाइन सेगमेंट है। लाइन सेगमेंट क्या कह रहा है, देखिए ये लाइन सेगमेंट वही है जो यूक्लिड ने अपने पोस्टुलेट सेकंड में कहा था कि अ टर्मिनेटेड लाइन, जो उन्होंने टर्मिनेटेड लाइन जिसको कही थी, टर्मिनेटेड लाइन जिसको उन्होंने कहा था, यानी कि वो क्या था, वो पार्ट ऑफ अ लाइन ही था। ठीक है, जैसे कोई ये लंबी लाइन है लेकिन मैं सिर्फ इसका इतना पार्ट ही ड्रॉ करूं या इतना पार्ट कंसीडर करूं, मान लीजिए ये ए बी है लेकिन मैं ए पी तक ही लूँ, तो ये क्या कहलाएगा, हमारा लाइन सेगमेंट कहलाएगा। ठीक है, पोस्टुलेट सेकंड में जो यूक्लिड साहब ने टर्मिनेटेड लाइन कही है वही आज के सिनेरियो में क्या कहलाती है, लाइन सेगमेंट कहलाती है। ठीक है, इसमें एक ही वर्ड आ रहा है पॉइंट, और पॉइंट क्या बताया, विच हैज़ नो पार्ट, पॉइंट इज दैट विच हैज़ नो पार्ट। पॉइंट एक ऐसी चीज़ होती है जिसका कोई भी पार्ट नहीं होता, फर्दर फ्रेगमेंट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, और पाथ की अगर बात करें, अब वही बात है ना कि कुछ चीज़ें अनडिफाइंड रह जाएंगी, लेकिन पाथ की बात करें तो क्या है, वे फ्रॉम वन टू अनदर। ठीक है, अडिफाइंड वे फ्रॉम वन टू अनदर पॉइंट। ठीक है, अब उसमें वे क्या है, तो सब चीज़ यही बात यूक्लिड साहब कह रहे थे कि जब हम कोई चीज़ डिफाइन करते हैं तो कुछ चीज़ें हमारी हमेशा क्या हो जाएंगी, अनडिफाइंड हो जाएंगी। तो लाइन सेगमेंट क्या होगा, अ स्ट्रेट पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड अ लाइन सेगमेंट। ठीक, इसी को यूक्लिड साहब ने क्या कहा था, इसी को इन्होंने यूक्लिड ने कहा था टर्मिनेटेड लाइन। ठीक, अब ये देखिए चौथा क्या कह रहा है, रेडियस ऑफ सर्कल को हमें डिफाइन करना है। ठीक है, रेडियस ऑफ सर्कल क्या होती है, द डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। डिस्टेंस क्या होती है, सर्कल का कोई पॉइंट हो, यहाँ से फिक्स्ड पॉइंट से ये इस पर, ये जो सर्कल के किसी भी पॉइंट तक जो डिस्टेंस होती है फिक्स्ड पॉइंट से ये बाउंड्री पर, ये क्या होती है, यही रेडियस कहलाती है, और ये आपस में क्या होती है, इक्वल होती है। और ये जो फिक्स्ड पॉइंट है हमारा, यही क्या कहलाता है, सेंटर कहलाता है। तो देखिए इसको डिफाइन तो हमने कर दिया कि द डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट टू द एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ अ सर्कल। अब इसे डिफाइन करने के लिए हमें पहले क्या डिफाइन करना होगा, सर्कल डिफाइन करना होगा। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा बचने के लिए फिक्स्ड पॉइंट लिख दिया है, आप लिख सकते हैं द डिस्टेंस फ्रॉम द रेडियस। इसी जो फिक्स्ड पॉइंट में कह रहा हूँ, क्योंकि पॉइंट में पहले डिफाइन कर चुका हूँ इसलिए फिक्स्ड पॉइंट से ले सकते हैं, या आप ऐसे कह सकते हैं कि द डिस्टेंस फ्रॉम रेडियस टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, सॉरी रेडियस नहीं, सेंटर, यही फिक्स्ड पॉइंट जो है वो क्या है, सेंटर। तो आप कह सकते हैं द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ अ सर्कल। ठीक, अब इसमें कितने टर्म्स आ गए, एक तो सेंटर या फिक्स्ड पॉइंट की बात करें तो पॉइंट है तो नहीं बताना, लेकिन अगर सेंटर बताते हैं तो सेंटर को डिफाइन करना होगा, और सर्कल को। अब सेंटर क्या होता है, सेंटर क्या होता है, इन अ सर्कल द सेंटर इज दैट पॉइंट फ्रॉम विच द डिस्टेंस फ्रॉम ऑल द पॉइंट्स ऑन द सर्कल इज इक्वल। ठीक है, यही हमारी रेडियस होती है। और सेंटर की अगर बात करें, द फिक्स्ड पॉइंट्स फ्रॉम विच द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू द पॉइंट ऑल पॉइंट्स आर इक्वल, वही क्या होती है, हमारी सेंटर होती है। अब सर्कल की बात करें तो सर्कल क्या होता है, सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। ठीक, जैसे हमने लाइन को पढ़ा था, लाइन इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट, तो सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट। ठीक है, इन सच अ वे दैट द डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इज इक्वल फॉर ऑल पॉइंट्स। ठीक, तो ये क्या होता है, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स होता है जिसके इन पॉइंट्स की दूरी एक फिक्स पॉइंट से क्या होती है, इक्वल होती है। तो सर्कल क्या होता है, सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट इन सच अ वे दैट द डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट टू द ऑल पॉइंट्स ऑन द सर्कल इज इक्वल, यानी ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये सारे क्या होते हैं, इस सेंटर से इक्वी डिस्टेंस होते हैं, इसीलिए रेडियस आपस में सबकी इक्वल होती है। और रेडियस का ट्वाइस, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी ही क्या कहलाती है, डायामीटर। अ लाइन पासेस थ्रू इट्स सेंटर इज कॉल्ड अ डायामीटर। उसकी ज़रूरत अभी यहाँ पे नहीं है आपको। देखिए अब ये क्या कह रहा है, फिफ्थ में स्क्वायर को डिफाइन कह रहा है। तो ठीक है, स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटरल हुज फोर साइड्स आर इक्वल एंड हुज फोर एंगल्स आर राइट एंगल। ठीक है, अब इसमें ये तो डेफिनेशन हो गई कि एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी सभी चारों साइड्स आपस क्या हो, इक्वल हो, और उसके सभी एंगल्स इंटरनल कितने हो, 90 डिग्री। अब इसमें क्या टर्म आ गया, एक तो आ गया क्वाड्रिलेटरल और राइट एंगल, तो आप
समझ ही चुके हैं राइट एंगल क्या होता है, ठीक है, एंगल विच इक्वल टू 90 डिग्री। अब क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, अ क्लोज्ड फिगर, ठीक, हैविंग 4 साइड्स आर सेड टू बी इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, एक ऐसा फिगर, क्लोज्ड फिगर जो इसमें कितनी हो, 4 साइड्स हो। एक्चुअली क्वाड्रिलेटरल जो नाम ही कह रहा है, क्वाड का मतलब ही क्या होता है 4 और लेटरल का मतलब होता है साइड्स, ठीक। तो इसके नाम में बहुत कुछ छुपा हुआ है, क्वाड्रिलेटरल यानी कि 4 साइड, ठीक, क्वाड का मतलब भी 4 और लेटरल का मतलब साइड। तो एक क्वाड्रिलेटरल क्या हुआ, अ फिगर, अ क्लोज्ड फिगर हैविंग 4 साइड्स, ठीक, बस और कोई स्पेसिफिकेशन नहीं। तो ऐसा फिगर जो 4 साइड से मिलकर बना हो और उसकी क्वाड्रिलेटरल। अब इसी क्वाड्रिलेटरल में कुछ स्पेसिफिकेशन लग के स्क्वायर, रेक्टेंगल ये सब बनते हैं। तो लेटरल क्या हमने समझ लिया, ठीक है। अब क्वाड्रिलेटरल कुछ स्पेसिफिकेशन जब आ जाएंगी तो वही क्या कहलाएगा, हमारा स्क्वायर कहलाएगा। कह रहा है कि हुज ऑल साइड्स आर इक्वल, क्वाड्री तो हो यानी 4 साइड्स तो हो, लेकिन वो 4 साइड्स आपस में क्या हो, इक्वल हो, यानी ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए, और उसका हर एंगल, ये जो एंगल है वो कितना डिग्री हो, 90 डिग्री। यानी कि अगर ये दो स्पेसिफिकेशन लग गए तब ये क्या कहलाता है, हमारा स्क्वायर कहलाता है। क्लियर। और इसी में अगर सिर्फ इंटरनल 90 होते और आमने सामने की इक्वल होती तब वो क्या कहलाता, तब वो रेक्टेंगल कहलाता। क्लियर। तो ये हमने समझ लिया स्क्वायर क्या होता है। देखिए कह रहा है हमसे थर्ड क्वेश्चन, कंसीडर 2 पोस्टुलेट्स। पहला क्या कह रहा है, गिवन एनी 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ए एंड बी देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी विच इज नॉट इन बिटवीन ए एंड बी, और दूसरा कह रहा है कि देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट्स दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन, ठीक, दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन। अब देखिए कह रहा है कि आगे हमसे कह रहा है कि डू दीज पोस्टुलेट्स कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म, क्या इसमें कोई अनडिफाइंड टर्म है, और ये बताइए कि ये क्या कंसिस्टेंट है कि नहीं। देखिए पहले समझिए कि कंसिस्टेंट क्या होता है। कोई भी सिस्टम कंसिस्टेंट तब कहा जाता है कि जब उसमें कोई चीज़ दी हुई हो और उनके बिहाफ पर, मान लीजिए उसमें कोई 2 स्टेटमेंट हो, पहला सेकंड या और भी स्टेटमेंट हो सकते हैं, और फिर कोई ऐसा स्टेटमेंट हम निकाल दें जो इनको आपस में क्या करता हो, कॉन्ट्राडिक्ट करता हो। जैसे पहले स्टेटमेंट में मैं कह दूं कि राम सुरेश का दोस्त है, राम इज़ अ फ्रेंड ऑफ सुरेश, ठीक, और अगले में कह दूं कि राम नेवर टॉक्स विथ सुरेश, ठीक। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, कंक्लूजन निकला, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि यहाँ तो आप कह रहे हैं कि फ्रेंड है और यहाँ आप क्या बता दे रहे हैं कि वो दोनों आपस में बात ही नहीं करते हैं। या ये कह दो कि राम बीट्स सुरेश, ठीक है, राम ने मारा सुरेश को, तो ये दोनों स्टेटमेंट आपस में क्या हो गए, कंट्राडिक्ट हो गए। जब कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट किन्हीं 2 या 2 ज़्यादा किसी भी स्टेटमेंट से हम कोई कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट निकाल दें, 2-4 स्टेटमेंट दिए हों और उससे या कोई सिस्टम दिया हो उसमें 2 बातें कही गई हों और हम उससे कोई तीसरा कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट निकाल दें कि भाई पहले में तो आप ये कह रहे हो और सेकंड में आप ये कह रहे हो, ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, इस बिहाफ पे कंट्राडिक्शन कर रहे हैं, तब वो सिस्टम कंसिस्टेंट नहीं कहलाता है। लेकिन अगर हम कोई 2 बातें कहें, हम ये कह दें कि राम और सुरेश दोस्त हैं, और फिर ये कह दें कि राम और सुरेश स्कूल साथ में जाते हैं, जा सकते हैं, बिल्कुल दोस्त हैं, जा सकते हैं, राम सुरेश साथ में खेलते हैं, राम सुरेश साथ में खाते हैं, तब ये सिस्टम क्या होंगे, आपस में कंसिस्टेंट कहलाएंगे, ठीक है। यानी कोई कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट नहीं आना चाहिए, ठीक। तो अब देखिए, अब पहले तो कंसिस्टेंट हम समझ गए ये, अब देखते हैं कि ये कंसिस्टेंट है कि नहीं। देखिए कह रहा है गिवन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट ए एंड बी, बना लीजिए जरा, देखिए ए और बी 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट हैं, आप कंसीडर कर लीजिए। देयर एग्जिस्ट अ थर्ड पॉइंट विच इज़ इन बिटवीन ए एंड बी, क्या ऐसा हो सकता है कि इनके बीच में कोई थर्ड पॉइंट भी लाई कर जाए जो सी हो, बताइए। बिल्कुल कर सकता है। इनफैक्ट लाइन क्या होता है, लाइन होती ही कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है, तो बिल्कुल यहाँ पर कोई पॉइंट सी लाई कर सकता है, कोई पॉइंट डी भी लाई कर सकता है, कोई पॉइंट ई भी लाई कर सकता है, ठीक है। वो बात अलग है कि मिड पॉइंट सिर्फ सिंगल होगा, लेकिन पॉइंट्स तो इसमें कितने भी लाई कर सकते हैं, तो ये स्टेटमेंट तो हमारा सही है। दूसरा देखते हैं, हालांकि हमें सही गलत नहीं बताना था, हमें तो बस बताना है कंसिस्टेंट है कि नहीं। देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 3 पॉइंट्स दैट आर नॉट ऑन द सेम प्लेन, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि एक पॉइंट ये हो, एक पॉइंट बी हो, मान लीजिए ये तो सेम प्लेन पे आ गए तो ये लाइन मिल जाएगी, और क्या एक पॉइंट सी नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। किसी प्लेन में क्या हो सकता है कि 2 पॉइंट तो क्या हो और एक तीसरा पॉइंट भी क्या हो सकता है, नॉन कोलिनियर मिल सकता है, नॉन कोप्लेनर मिल सकता है, यानी ये भी बात सही कह रहा है। क्या इन दोनों में कोई आपस में कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है जो इसको ये कॉन्ट्राडिक्ट करता हो या इसको ये कॉन्ट्राडिक्ट करता हो, बिल्कुल नहीं कर रहा है, ठीक, क्योंकि ये भी अपने आप में ट्रू है, ये भी अपने आप में ट्रू है। इसका मतलब क्या हुआ कि दीज सिस्टम्स आर कंसिस्टेंट, ये सिस्टम कैसे हैं,
कंसिस्टेंट होंगे। ठीक, ये हमसे पूछ रहा था। फिर कह रहा है कि डू दे फॉलो फ्रॉम यूक्लिड पोस्टुलेट, क्या ये यूक्लिड के पोस्टुलेट को फॉलो करते हैं? बताइए आप क्या फॉलो कर रहे हैं? नहीं फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि यूक्लिड के पोस्टुलेट उन्होंने क्लियरली बताया था कि टू डिस्टिंक्ट लाइन से क्या है, एक सिंगल लाइन पास हो सकती है। ठीक, तो ये इसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। क्लियर है? देखिए फोर्थ क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि इफ़ अ पॉइंट लाइज बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी। ठीक, बना लीजिए, 2 पॉइंट्स ए और बी है और इनके बीच में कोई पॉइंट क्या लाई कर रहा है, सी। इन सच अ वे, इस तरीके से लाई कर रहा है दैट ए सी इज इक्वल टू बी सी, यानी ये इसके इक्वल है। तब हमें प्रूफ करना है कि ए सी जो है वो हाफ ऑफ ए बी है, यानी सी क्या है, एक तरीके से मिड पॉइंट प्रूफ करना है हमें। ठीक है, एक्सप्लेन बाई फिगर, तो फिगर तो बन गया है, अब हमें प्रूफ करना है। तो देखिए सिंस, लिखिए ए सी इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, बी सी दिया हुआ। देखिए रिजल्ट में हमें क्या लाना है, ए बी लाना है, ये पूरा लाना है। ठीक है, तो इस बी सी में अगर ए सी ऐड कर दें तो ए बी आ जाएगा। ठीक, तो हम क्या कर दें, एडिंग ए सी बोथ साइड। इस इक्वेशन फर्स्ट में हम क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ जोड़ दे रहे हैं। तो ए सी प्लस ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी सी प्लस ए सी मिलकर क्या हो गए, ट्वाइस ऑफ ए सी। और देखिए बी सी प्लस ए सी, ये मिलकर क्या बन जाएगा, ए बी। इसीलिए ऐड किया ताकि हमें रिजल्ट किस में लाना था, ए बी में लाना था। तो यहाँ से ए सी क्या हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई डिवाइड है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। यानी क्या आ गया, ए सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। ठीक, कुछ नहीं करना था, हमें 2 पॉइंट ए बी दे रहा था, इनके बीच में एक पॉइंट सी दे रहा था और हमसे कह रहा था कि इस तरीके से कि ए सी क्या है, सी बी के इक्वल है। तो हमें प्रूफ करना था ए सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। चूँकि राइट हैंड में हमको बी सी दिख रहा था और इस बी सी में ए सी अगर ऐड कर देते तो हमें ए बी मिलता। ठीक, तो हमने क्या किया, दोनों तरफ ए सी ऐड कर दिया, ए सी प्लस ए सी ट्वाइस ऑफ ए सी हो गया, बी सी प्लस ए सी ए बी के इक्वल हो गया, बी सी प्लस ए सी ए बी के इक्वल हो गया। इधर ये इंटू में था, इधर आके डिवाइड, यानी ए सी जो है वो क्या हो गई, हाफ ऑफ ए बी। यानी हम क्या कह सकते हैं, सी इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी। इसमें नहीं कहा है लेकिन बता रहे हैं। क्लियर? और फिफ्थ कह रहा है कि इन क्वेश्चन 4, अभी जो इसके पहले हमने क्वेश्चन लगाया उसमें क्या कह रहा था कि सी इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ठीक, ये हमने बताया भी आपको, क्योंकि ए सी इक्वल टू क्या आ गया था, हाफ ऑफ ए बी आ गया था। तो अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि आप प्रूफ करिए कि देयर इज ओनली वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट, कि किसी भी लाइन सेगमेंट में सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, एक ही मिड पॉइंट होगा। इसके पहले हमने प्रूफ किया था सी को मिड पॉइंट, अब कह रहा है आप प्रूफ करिए कि सिर्फ एक ही मिड पॉइंट होगा। ठीक है, हम मान लेते हैं कि लेट अस सपोज देयर इज अनदर मिड पॉइंट डी। ये हम कंसीडर कर रहे हैं और इसी कंसीडरेशन को हम क्या कर देंगे, गलत प्रूफ कर देंगे तो हमारा प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, देखते जाइए, समझ में आ जाएगा। यहाँ पे अभी हमने प्रूफ किया था कि सी एक मिड पॉइंट आया था क्वेश्चन 4 में। अब हमें प्रूफ करना है कि ये सिर्फ एक ही होता है किसी लाइन सेगमेंट में। ठीक, तो हमने कंसीडर कर लिया कि मान लीजिए कोई एक और भी डी पॉइंट है। ठीक, तो जब डी मिड पॉइंट होगा इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए डी इज इक्वल टू डी बी। इसमें किसी कोई डाउट? भाई जब ये मिड पॉइंट हो जाएगा तो ये डिस्टेंस ए डी और डी बी आपस में क्या होगी, इक्वल होगी, क्योंकि मिड पॉइंट है। तो ये हो गया। ठीक है, एंड हमें गिवन है कि सी इज कॉल्ड अ मिड पॉइंट, यानी ए सी इज इक्वल टू क्या है, सी बी है, ये भी हमें पता है। ठीक है, ये हमें गिवन ही है। ठीक, ये हमने कंसीडर किया है डी को, इसलिए है, और ये तो मिड पॉइंट कह ही रहा है, तो ये है। क्या करें हम सब्सट्रैक्ट कर लें। ठीक है, ऑन सब्सट्रैक्टिंग फर्स्ट बाई सेकेंड, यानी सेकेंड इक्वेशन में से हम फर्स्ट को क्या कर रहे हैं, सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं। जरा सब्सट्रैक्ट करके देखिए। सब्सट्रैक्ट करने का तरीका होता है लेफ्ट से लेफ्ट सब्सट्रैक्ट करते हैं, राइट से राइट। तो सब्सट्रैक्ट करिए, तो यहाँ जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ए सी माइनस ए डी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी बी माइनस डी बी। ज़रा देखिए ए सी में से ए डी, ए सी में से ये ए डी अगर चला जाएगा तो क्या बचेगा, यही डी सी। और इधर ज़रा देखिए सी बी माइनस डी बी, ये सी बी है और माइनस ये डी बी। ठीक, इसमें से ये घटेगा तो ये माइनस का डी सी। अरे भाई इसमें से ये घटा, ए सी में से ए डी घट गया तो क्या बचा, डी सी बचा। और यहाँ पे सी बी में से डी बी घटाना है, यानी बड़े में से छोटा। 7 में से 4 घटाते हैं तो क्या आता है 3, लेकिन अगर 4 में से 7 घटाते हैं तो -3। ठीक,
तो इसमें से dB में से CB घटाते तो DC बचता, लेकिन हम CB में से dB घटा रहे हैं तो माइनस का DC, ठीक है। एक तरफ ले लीजिए यानी DC, इस माइनस को इधर ले लीजिए तो प्लस का DC इज इक्वल टू 0, यानी ट्वाइस ऑफ DC इज इक्वल टू 0, यानी DC इज इक्वल टू क्या आ गया, इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में, यानी DC इज इक्वल टू 0। DC की लेंथ क्या आ गई हमारी 0। इसका मतलब क्या हुआ कि D और C पॉइंट क्या है, कोइंसाइड कर रहे हैं, कोई डिस्टेंस ही नहीं। अगर मैं ये कहूँ कि इसकी पॉइंट की और एक दूसरा पॉइंट कहूँ आपको कि इसके बीच की दूरी क्या है 0 है, तो 0 होने का मतलब क्या है कि ये पॉइंट एग्जैक्टली क्या होगा, इसी पर होगा। तो चूंकि DC लेंथ क्या आ गई 0 आ गई, कोई लेंथ ही नहीं है, इसका मतलब कि D कोइंसाइड कर रहा है C को, ठीक। तो इसका मतलब यहाँ से क्या आ गया कि सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, किसी भी लाइन सेगमेंट में एक ही मिड पॉइंट होगा C, क्योंकि हमने एक और मिड पॉइंट माना D, तो वो दूरी क्या आ गई हमारी 0 आ गई, ठीक। फिर से देख लीजिए, यहाँ पे कह रहा था कि C एक मिड पॉइंट है, हमें प्रूफ करना था कि किसी लाइन सेगमेंट में सिर्फ और सिर्फ एक ही मिड पॉइंट होगा। हमने कंसीडर कर लिया, अपने आप कंसीडरेशन को बाद में क्या कर देंगे, हम कॉन्ट्राडिक्शन में ला देंगे, ठीक। तो हमने सपोज कर लिया कि कोई पॉइंट D भी होगा, ठीक। जब D पॉइंट होगा तो इसका मतलब क्या होगा, मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब AD इज इक्वल टू DB होगा। और हमें C पहले से मिड पॉइंट पता है, तो AC इज इक्वल टू क्या है, यहाँ से CB है। हमने क्या किया, सेकंड में से फर्स्ट को घटा दिया, यानी AC में से AD, AC में से ये AD गया तो क्या बचा, DC बचा। और फिर यहाँ घटाया CB, ये CB में से DB, CB में से DB घटाया तो क्या आ गया, माइनस का DC, ये दूरी, ठीक है। चूँकि छोटे में से बड़ा जा रहा है इसलिए माइनस। फिर इसको इधर लाए हम, तो DC प्लस DC क्या हो गया, 0 इज इक्वल टू 2C, DC इज इक्वल टू 0, DC इज इक्वल टू 0.2, यानी कि 0, यानी DC की जो दूरी आ गई वो क्या आ गई 0। इसका मतलब ये हुआ कि D और C क्या कर रहे हैं, एक ही हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं। इसका मतलब है कि किसी भी लाइन सेगमेंट में सिर्फ और सिर्फ एक ही मिड पॉइंट होता है। क्लियर। देखिए अब हमसे कह रहा है कि इन फिगर इफ AC इज इक्वल टू BD, AC इज इक्वल टू BD है, ठीक। देन प्रूव दैट, हमसे कह रहा है AC इज इक्वल टू BD, ठीक। और हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है हमें AB इज इक्वल टू CD, ठीक। दिया है हमको कि ये डिस्टेंस AC जो है वो किसके इक्वल है, BD के इक्वल है, ये हमें दिया हुआ है। और प्रूफ करना है हमें कि AB CD, यानी ये डिस्टेंस किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, ठीक। अब देखिए गिवन क्या है हमें, AC इज इक्वल टू BD, जो दिया है इसी को हम लोग क्या करेंगे, प्रोसेस करके फाइनल रिजल्ट पे पहुँचते हैं। तो हमें AC दिया हुआ है, AC क्या है, ये है, तो क्या हम ये लिख सकते हैं, AC को हम लोग ये नहीं लिख सकते AB प्लस BC, AB प्लस BC, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। AC जो है वो AB और BC से ही मिलकर तो बना है, तो इक्वेशन सेकंड। और देखिए फिर BD दिया हुआ था, तो BD को हम क्या लिख सकते हैं, ये BD, तो BD को हम लिख सकते हैं BC प्लस CD, क्योंकि BC प्लस CD से ही क्या बना हुआ है हमारा, BD बना हुआ है, ठीक। अब देखिए इसको इक्वेशन थर्ड, यहाँ जो AC और BD की वैल्यू आई है, पुटिंग वैल्यू ऑफ AC and BD from equation second and third to equation 1। इक्वेशन सेकंड और थर्ड से जो AC और BD की वैल्यू आई, इसे हम कहाँ रखने जा रहे हैं, इक्वेशन 1 में रखने जाए। तो रख के ज़रा देखिए, तो AC को क्या लिख सकते हैं आप, AC को आप लिख सकते हैं AB प्लस BC, और BD को क्या लिख सकते हैं आप, BC प्लस CD। देखिए यहाँ भी BC है, यहाँ भी BC, चाहे इधर ला के माइनस कर दीजिए, चाहे कैंसिल आउट कर दीजिए, ठीक। इससे भी यहाँ आइए, तो AB चलिए कर लीजिए, AB प्लस BC, और इस BC को इधर लाइए, माइनस BC इज इक्वल टू CD, तो BC क्या हो गया, प्लस माइनस 0, यानी AB इज इक्वल टू क्या आ गया, CD। और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, ठीक है। कुछ नहीं किया है हमने, हमें ऐसे दिया हुआ था ABCD, हमें कह रहा था ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ठीक है। हमने इसको क्या कर लिया, AC को लिख दिया AB प्लस BC और BD को लिख दिया BC प्लस CD, ठीक है। वैल्यू रख कर क्या किया, सॉल्व कर दिया, हमें आ गया AB इज इक्वल टू CD। क्लियर।
लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वाई इज एग्जाम 5 इन द यूक्लिड्स एग्जाम कंसीडर अ यूनिवर्सल ट्रूथ। ठीक है, नोट दैट वी आर नॉट आस्किंग अबाउट द यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट। कह रहा है कि यूक्लिड का जो फिफ्थ एग्जाम है वो क्यों है सही। ठीक, अब फिफ्थ एग्जाम क्या है? फिफ्थ एग्जाम ये कहता है कि द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। इंट्रोडक्शन क्लास में मैंने बताया था, जैसे ये पूरा बोर्ड है, इसका कोई एक पार्ट ले लीजिए। ठीक, क्या है ये? ऑब्वियस सी बात है कि इस होल से क्या होगा? बड़ा होगा। एक सर्कल ले लीजिए, सर्कल में कोई पार्ट ले लीजिए, ये हमने ले लिया, तो ये हमेशा इस होल पार्ट से हमेशा होल क्या होगा? बड़ा होगा। ठीक है, तो ये क्या कह रहा था? कंसीडर यूनिवर्सल ट्रूथ। ये यूनिवर्सल ट्रूथ इसलिए कंसीडर किया जाता है, इसका आंसर होगा कि एग्जाम 5 इज कंसीडर्ड एज यूनिवर्सल ट्रूथ बिकॉज इट इज़ ट्रू फॉर ईच एंड एवरीथिंग इन द वर्ल्ड। क्योंकि ये वर्ल्ड की सभी चीज़ों पर क्या है? सच है, सही है, इसलिए क्या कह लेता है? एग्जाम 5 को यूनिवर्सल ट्रूथ कहते हैं। ठीक है, मेहनत करिए। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक से सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।